हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी का स्वागत है इस नई सक्सेस स्टोरी में, जहां पर मेरे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम है दीपक कुमार। और दीपक, वेलकम टू द सेशन। थैंक यू सर। और दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक ने रिसेंटली अनाउंस्ड जो ईपीएफओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर का रिजल्ट आया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उस एग्जाम के अंदर दीपक ने दिखाई है। और दीपक हैज अटेन्ड सक्सेस इन हिज एंडेवर। सो दीपक, बहुत बहुत बधाई आपको एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस अमेजिंग फीट। मैनी मैनी थैंक्स सर। और थैंक्स टू यू एंड योर टीम एडुटैप। ओके, और दीपक जो है, इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप सभी को। दीपक उन्होंने ग्रेजुएशन की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इकोनॉमिक्स ऑनर्स से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी सर, इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इकोनॉमिक्स ऑनर्स से। और इसके बाद दीपक अपनी जो प्रिपरेशन है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दीपक ने करी है। और ईपीएफओ के एग्जाम में दीपक हैज अटेन्ड सक्सेस। तो सबसे पहले तो दीपक, बहुत ही ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार आपने इस सवाल का जवाब लोगों को दिया होगा। कैसा लगा आपने जब नाम देखा अपना उस मेरिट लिस्ट के अंदर, उस पूरे रिजल्ट के अंदर? किस तरीके की फीलिंग थी? और आपके आसपास आपके घर वाले, आपके रिलेटिव्स, दोस्त, उन सब का कैसा रिएक्शन था? सर एक्चुअली जब इसका रिजल्ट आया वो रक्षाबंधन का दिन था। मैं दिल्ली से बाहर था। तो जब मैंने रिजल्ट में अपना नाम देखा तो एक्चुअली मुझे बिलीव नहीं हुआ। मुझे लगा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तो मेरे साथ जो जो साथी मेरे प्रिपरेशन कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप ये मेरा नाम यहाँ आपको देख सकते हैं क्या आप भी? तो उन्होंने मुझे कहा कि यस, यू आर नॉट ड्रीमिंग, इट इज रियल। सो इट वाज अ ड्रीम अचीव फॉर मी। ये ड्रीम अचीव किया आपने। तो एक और क्वेश्चन जो अक्सर आपसे पूछा जाता होगा शायद, कि ऑब्वियसली आपने इस एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा आपने अपने एफर्ट्स, अपनी एनर्जी, अपना टाइम इसके अंदर इन्वेस्ट किया, तब जाकर आपको ये सफलता मिली है। तो अगर अपने अलावा, अपने एफर्ट्स के अलावा, आप अगर किसी को क्रेडिट देना चाहें इस सक्सेस के लिए, तो किस इंसान को या किस चीज को आप क्रेडिट देंगे? अपने अलावा मैं अपने फैमिली को काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा। मैं स्पेशली मेरे मदर फादर, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए। एंड स्पेशली मैं अभी जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ भी जो ऑफिस मेट्स हैं, कलीग्स, उन्होंने भी मेरे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया ताकि मैं इस चीज़ में प्रिपेयर कर सकूँ। ओके, सो दीपक के साथ ये भी एक स्पेशल बात है कि दीपक इज ऑलरेडी वर्किंग, और एक जॉब के साथ उन्होंने प्रिपेयर किया है इस एग्जाम को, जो अपने आप में एक बहुत आसान काम नहीं है। तो दीपक, एक एक करके हम बात करते हैं एग्जाम्स की। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि ईपीएफओ एग्जाम किस तरीके से आपने सोचा कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए और इस एग्जाम में अटेम्प्ट मुझे देना चाहिए? सर जब 2016 में मेरा पहली जॉब में मेरा सिलेक्शन हुआ। पहली 2016 में पहली जॉब का फॉर्म आया था, उसके बाद 2018 में सिलेक्शन हुआ। तो मुझे जो चीज़ चाहिए थी ग्रेजुएशन के बाद, कहीं ना कहीं मैं उस मुकाम पे नहीं था। मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे तो थोड़ा और तरक्की करनी चाहिए करियर में। तो मैंने 2020 में, जनवरी 2020 में इसका फॉर्म आया। तो मुझे लगा कि इसको भरने के बाद कहीं ना कहीं मैं अपने मुकाम को हासिल कर सकता हूँ। मेनली मैं अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से अपने उस बात पे पहुंच सकता हूँ जो मुझे चाहिए। तो इसका फॉर्म भरने के बाद कहीं ना कहीं इसके बाद आपका कोविड एंड लॉकडाउन हुआ। तो इस वजह से दुनिया भर में काफ़ी दिक्कतें हैं कोविड एंड लॉकडाउन के प्रति। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगा कोविड और लॉकडाउन से मुझे थोड़ा सा बेनिफिट हुआ कि कहीं ना कहीं 15-20 दिन की जो पूरे ऑफिस वगैरह बंद हो गए थे, तो उससे मुझे एक इनिशियल स्टार्ट मिला प्रिपरेशन में। तो ओके। इन चीज़ों ने मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। ओके, तो आपदा में अवसर, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, आपने अवसर ढूंढा, उस अवसर को आपने दोनों हाथों से पकड़ा है और आपने सक्सेस भी हासिल की है। लेकिन ईपीएफओ का एग्जाम जो है, इट्स नॉट एट ऑल एन इजी एग्जाम, जैसा आप एस्पिरेंट्स भी जानते होंगे कि जी ईपीएफओ सर। के एग्जाम के अंदर बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। अगर हम ईपीएफओ के सब्जेक्ट्स को देखें तो कुछ जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, फ्रीडम मूवमेंट का जो हमारा स्ट्रगल है, पॉलिटिक्स है, पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जो है उसकी बारे में पढ़ना होता है। फिर आपको मैथ्स, इंग्लिश के सवाल भी पूछे जाते हैं, जो अगेन सीसैट की तरह होता है सिविल सर्विसेज में। उसके बाद आपसे अकाउंट्स, लेबर लॉस जैसे जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उसके क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। सो थोड़ा सा दीपक हमें ये बताइए कि किस तरीके से आपने इन अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपरेशन की, कैसे आपने तैयारी की, क्या सोर्सेज आपने यूज किए? सर मैं मेनली इस एग्जाम से पहले एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का कैंडिडेट रहा हूँ। तो मुझे मैथ्स, मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, इन सब में किसी तरह की कोई खास दिक्कतें हुई नहीं प्रिपरेशन करने में। जो अपना हिस्ट्री, पॉलिटी, जो से
सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में जो पूछे वाले सब्जेक्ट्स हैं, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसके, उनमें मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी। लाइक हिस्ट्री, उसका पूरा का पूरा एक बुक मुझे पढ़नी पड़ी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत खत्म करनी पड़ी। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, मेनली कैंडिडेट्स पढ़ते हैं उसे। एंड जनरल साइंस के लिए कुछ बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे आपका घटना चक्र वगैरह अवेलेबल है, उसको पूरा खत्म करना पड़ा। एंड और कह सकते हैं जो मेनली दो सब्जेक्ट्स थे आपके, एंड लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड अकाउंटेंसी, ये एक मेजर पार्ट था। इसको खत्म करने के लिए काफी सारे यूट्यूब चैनल्स, एडुटैब वगैरह के कंटेंट्स होते थे, मुझे काफी हेल्प किया। ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए आप सीजीएल के कैंडिडेट रहे हैं और उसमें आपने उसमें तो सीजीएल में तो ये भी होता है कि आपको स्पीड के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, आपको अपनी जो एक्यूरेसी है उस पर भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। तो मैथ्स और इंग्लिश, ये तो चलो मैं मान गया कि आपने इसकी दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं हुई होगी। कितना समय लेकिन आपको लगा, अगर मैं अकाउंट्स, लेबर लॉस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करूं, तो आपके हिसाब से, ऑब्वियसली कैंडिडेट टू कैंडिडेट ये टाइम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपके हिसाब से कितना समय डेली, कितने घंटे, और उस डेली घंटों के हिसाब से कितना समय आपको लगता है इन सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए? सर, जो अपकमिंग कैंडिडेट्स हैं उनका मुझे एक सजेशन और एडवाइस भी रहेगा, जो इस एग्जाम की आगे आने वाले तैयारी कर रहे हैं। इस एग्जाम के लिए लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड अकाउंटेंसी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सिर्फ आप कुछ एक कंटेंट्स पे डिपेंड नहीं रह सकते। इसके लिए आपको हार्ड हार्ड बुक्स का भी सहारा लेना पड़ेगा। जैसे अकाउंटेंसी के लिए सीपीटी का जो मॉड्यूल आता है, और हम्म। सीपीटी का जो इनिशियल एग्जाम होता है सीपीटी, उसके लिए जो मॉडल पेपर्स अवेलेबल होती हैं आईसीआई की वेबसाइट पे, उनको आप कीजिए। एंड लेबर लॉ वगैरह के लिए यूजीसी नेट का जो एचआरएम का पेपर होता है, उसे आप सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्योंकि ओके। इस एग्जाम के जो खास प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो ज्यादा अवेलेबल मार्केट में है नहीं। तो आपको अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स के 100, 150, 200 क्वेश्चन चाहिए, तो यूजीसी नेट का एचआरएम का जो पेपर होता है, पेपर है। उसका उसका एंट्रेंस एग्जाम को आप सॉल्व कर सकते हैं। उससे आपको काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके। तो हम अपनी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जैसे आपको क्वेश्चंस चाहिए होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे कि चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी और ही सब्जेक्ट या किसी और ही सोर्स के क्यों ना हो, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो रहना चाहिए, चाहे वो यूजीसी नेट से आप उठा रहे हैं, चाहे आप कहीं और से उठा रहे हैं। तो क्या आपने ये जीएस के सब्जेक्ट्स थे, इनके लिए भी इन क्वेश्चंस को ढूंढा यूपीएससी के या दूसरे एग्जाम से? जी सर, जी सर। हिस्ट्री पॉलिटी के लिए मैंने, हिस्ट्री पॉलिटी एंड जनरल साइंस, इसके लिए यूपीएससी के सिविल सर्विस के प्रीलिम्स एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व किया मैंने। 10 या 15 साल के पेपर्स मैंने सॉल्व किए होते। ओके। और आपके हिसाब से ये सॉल्व करना क्यों जरूरी है? अगर कोई एस्पिरेंट है जिसको लगता है कि अरे उन क्वेश्चंस को जो ऑलरेडी पूछ लिए गए, उन्हें सॉल्व करने से मुझे क्या फायदा होगा? सर, ऐसा नहीं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी न किसी फॉर्म में रिपीट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिविल सर्विस के प्रीलिम्स एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया हुआ है 5 साल पहले, और उसमें 3 ऑप्शन है, तो हो सकता है किसी ऑप्शन पे आधारित कोई क्वेश्चन बना लिया जाए। तो काफी हम्म। हेल्पफुल होता है ये। ओके। सो ये ये जो एडवाइस है, मुझे लगता है सभी एस्पिरेंट्स जो इस सेशन को अगर देख रहे हैं, तो बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखें कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो ना ही सिर्फ आपको गाइड करते हैं कि किन सब्जेक्ट्स, किन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। क्योंकि कई बार जैसे आपने कहा, आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, और वहां से काफी तरीके का चेंज देखने को मिलता है यूपीएससी के एग्जाम्स में भी। तो आपकी एक तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगी अगर आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी सर, आप सही कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो दीपक अब ये बताइए मुझे कि ये तो बात हो गई हमारे सब्जेक्ट्स की। करंट अफेयर्स भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस एग्जामिनेशन का। करंट अफेयर्स आपने कहाँ से कैसे प्रिपेयर किया, उसको लेकर के क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? सर, जैसा कि मैंने बताया, मैं वर्किंग कैंडिडेट हूँ, मीन्स कहीं अभी काम कर रहा हूँ। तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स को देखते हुए मुझे करंट अफेयर्स के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो करंट अफेयर्स के लिए बेसिकली मैं फास्ट एंड पार्ट में, जो फास्ट एंड एक मेथड होता है जिसमें आप हार्ड किसी एंड एक हार्ड हार्ड एंड एंड फास्ट, फास्ट। हम्म। हार्ड एंड फास्ट रूट, सॉरी, जिसपे आप किसी एक खास कंटेंट पे डिपेंड नहीं रहते, अलग अलग चीजों पे आप वेरी करते हैं। तो इसके लिए मैंने यूट्यूब में मेरा सहारा था। करंट अफेयर्स के लिए अलग अलग यूट्यूब चैनल्स, कई चैनल्स आपने देखे होंगे जो 14 घंटे की करंट अफेयर्स, 15 घंटे की करंट अफेयर्स की एक पूरी वीडियो होती है उनकी। तो उसको अच्छा। 1.5x में देखना, 2x में देखना, जिससे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कम टाइम में कवर हो सके। ओके। ये टाइम की बात जो आपने कही दीपक की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे जितने भी एस्पिरेंट्स जॉब में रहते हुए तैयारी करते हैं अलग अलग एग्जाम्स की। तो कैसे मैनेज किया आपने अपना टाइम, और कितने घंटे आप निकाल पाते थे दिन में अपनी स्टडीज के लिए? सर, जिस दिन वर्किंग होता था मंडे टू फ्राइडे, उस दिन सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, एंड वीकेंड्स पे मैं कम से कम 5-6 घंटे पढ़ता था।
वीकेंड से 5-6 घंटे। तो दीपक, स्ट्रेस भी बहुत होता होगा, ऑफिस का भी काम है, वहां भी जो काम है उसको भी पूरा डेडिकेशन से आपको करना ही पड़ेगा, वो टारगेट्स आपको पूरे करने ही पड़ेंगे। उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ भी होती है, घरेलू कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं, घरेलू काम भी होते हैं, उनमें भी आपका स्ट्रेस जो है एनर्जी जाती है। फिर आपको पढ़ाई भी करनी है। तो ये स्ट्रेस जो अगर कभी होता हो उसको कैसे मैनेज करते हैं? क्या कोई एक्टिविटी आप यूज करते थे कि थोड़ा सा मेरा एंटरटेनमेंट हो जाए, थोड़ा सा दिमाग मेरा हल्का हो जाए, पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो गया हूँ, तो इस तरीके का कुछ स्ट्रेस बस्टर आप बताइए एस्पिरेंट्स को। जी सर। मेनली अगर आप स्ट्रेस बस्टर की बात करें तो मैं अपना स्ट्रेस बस्टर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बातें करना, और फ्रेंड्स फ्रेंड्स के साथ बाहर चिल आउट पे जाना, कहीं छोटी मोटी बाइक ट्रिप पे चले जाना या कहीं घूम लेना, उससे काफी स्ट्रेस में ईज होता था, काफी स्ट्रेस रिलीफ जैसा फील होता था। और टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें, जैसे कुछ ऑफिस का टास्क का प्रेशर है, फैमिली लाइफ में कुछ चीजें हैं जिनको करना अर्जेंसी है, तो उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग मुझे लगता है जरूरी है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो इन सभी चीजों को मैनेज कर लेंगे, और टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ आप इन सभी चीजों को मैनेज कर सकते ओके, सो टाइम के साथ हमें प्लान जो है वो बना करके अपनी तैयारी आगे बढ़ानी होगी, ताकि हर चीज जो है वो मैनेज करें। और दीपक ने हर चीज बहुत सही से मैनेज भी की है, इसीलिए दीपक हैज अटेन्ड दिस सक्सेस। सो दीपक, ये तो हमारी बात हो गई रिक्रूटमेंट टेस्ट की, लेकिन इसके बाद इंटरव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है इस एग्जाम का। सो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की आपने? हैं। सर, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आज जैसा कि हम जानते हैं, यूट्यूब इज ए वास्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। मीन्स यूट्यूब पे आप देखेंगे काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, अ, जिनके यूट्यूब इंटरव्यू के वीडियोस वो मॉक लोग रिकॉर्ड इंटरव्यूज के करके, वीडियोस। मॉक इंटरव्यू के वीडियोस वो लोग बाद में अपलोड कर देते हैं, जिनसे अपकमिंग कैंडिडेट्स को काफी हेल्पफुल मिलता है। तो मैंने करीब ऐसे 150 से 200 वीडियोस देखे जिनसे मुझे काफी हेल्प हुआ। ओके, सो आपने ऑलरेडी जो ऐसे मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यूज जो हो रखे थे उनकी वीडियोस आपने देखी, उनसे आपने कुछ चीजें सीखी, और एक्चुअल इंटरव्यू इंटरव्यू जो आपने दिया उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा अगर आप शेयर करें। जी सर। एक्चुअली मेरा श्री विनय मित्तल सर के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था ऑन 18 जुलाई। ओके। मेरा इंटरव्यू सबसे लास्ट में हुआ था, और उस दिन मीन्स आफ्टरनून होने से खत्म, आफ्टरनून स्टार्ट होने से पहले, मतलब फॉरनून में सबसे लास्ट इंटरव्यू था। हम्म। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं यूपीएससी के बोर्ड में 4 से 5 लोग होते हैं। हमारे मेरा जिस बोर्ड में इंटरव्यू था उसमें 4 लोग थे, इंक्लूडिंग चेयरमैन सर। तो ओके। जो सैल्यूटेशन होते हैं इनिशियली, आप एक तरीके से मे आई कम इन सर, या अगर चेयरमैन मैम है तो मे आई कम इन मैम बोलते हुए आप अंदर जाएं। उसके बाद वो आपको परमिशन देंगे बैठने की। उसके बाद मेरे से पूछा गया कि आप, जैसा कि आपने पूछा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो उन्होंने भी सर मेरे से सबसे पहले यही पूछा कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आप अभी कहीं काम कर रहे हैं तो उसके बारे में बताइए। फिर मैंने ये दोनों चीजें बताई। फिर उन्होंने मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स ऑनर्स मैंने किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट से काफी क्वेश्चन पूछे। मेनली अगर मैं एक अंदाजा दूं तो 80% क्वेश्चन मेरे से इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से पूछे गए। ओके। बाकी चीजें मेरे वर्क प्रोफाइल से कि आप क्या काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं। एंड आप देखेंगे कि जुलाई के टाइम में काफी आंकड़े आ रहे थे इन्फ्लेशन वगैरह के, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के, एज वेल एज रिसेशन ऑल्सो। सो हम्म। इस चीज पे काफी क्वेश्चन पूछा गया, इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, आरबीआई का काम क्या है, वो कैसे काम करती है, पॉलिटिकल जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं लाइक सीएजी, वो कैसे काम करती है, सुप्रीम कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट कैसे किया जाता है। इन सब चीजों पे काफी क्वेश्चन पूछे गए। ओके, और इंटरव्यू अच्छा गया? आपको लगता है कि यू आर सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस? यस सर, जैसा कि इंटरव्यू अच्छा गया है। सिर्फ एक मेंबर सर थे, उनके क्वेश्चंस का जवाब मैं नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने शायद मेरे से ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिए। नहीं तो मुझे लगता है ओवरऑल ऑन ए स्केल ऑफ 10 आई वुड गिव माई सेल्फ 7.5 नंबर। तो आपको ऐसा भी लगता है कि कई बार शायद कैंडिडेट को जानबूझ के भी, मतलब सवाल अलग अलग तरीके के होते हैं, आसान सवाल भी होते हैं, ऐसे सवाल भी होते हैं जो आपको पता हो, जिसके जवाब आपको पता हो, लेकिन जानबूझ के कभी ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि शायद कैंडिडेट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाए, थोड़ा असहज हो जाए और कुछ गलती कर बैठे, गलत जवाब देने की कोशिश करे, या ब्लफ करने की कोशिश करे, झूठ बोलने की कोशिश करे। सर, बेस्ड ऑन दी माय एक्सपीरियंस ऑफ मॉक इंटरव्यूज, जैसा कि मैंने 150 से 200 मॉक इंटरव्यूज देखे, तो वहां पे भी जो लोग इंटरव्यू लेते हैं वो भी काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं अपने फील्ड में, चाहे हम्म। कोचिंग या करियर की बात करें। तो जैसा कि उन लोगों ने बताया और जैसा कि मैंने अपने रियल इंटरव्यू में फेस किया, वो ऐसे सिचुएशन इसलिए प्रेजेंट करते हैं ताकि वो देख सके कि वो कैंडिडेट प्रेशर को कितना जल्दी हैंडल कर पाता है। हम्म। और कुछ क्वेश्चंस के आंसर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, झूठ में बोलने हैं, झूठ बोल दिया, कुछ कर दिया। तो कहीं ना कहीं जब वो अपने आंसर में गलती करेंगे तो उनसे उनकी पर्सनैलिटी का पता लगाने की कोशिश किया जाता है कि ये व्यक्ति किसी खास सिचुएशन में कैसा बिहेव करेगा।
तो मुझे लगता है इंटरव्यू लेस इज अ टेस्ट ऑफ नॉलेज एंड मोर अबाउट पर्सनैलिटी। तो ये बिल्कुल सही बात और ये बिल्कुल एक्यूरेट बात आपने की। और ये जितने भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को भी देख रहे हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहां पर इंटरव्यू स्टेज है तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कभी भी हम इंटरव्यू के अंदर कोई ब्लफ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, झूठ बोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां वो यही टेस्ट करने आए हैं कि आप क्या कितने ऑनेस्ट हैं, कितनी इंटेग्रिटी है आप में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो दीपक, एक जाते जाते इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले कुछ टिप्स आपसे जरूर मैं लेना चाहूंगा। जितने भी एस्पिरेंट्स, चाहे वो यूपीएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सिविल सर्विस हो, चाहे एपीएफ हो, या फिर अगर वो एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो उनको करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, उसके बारे में आप कुछ जरूर बताइए। सर सबसे पहला पॉइंट और एडवाइस जो सजेशंस मैं देना चाहूँगा अपकमिंग कैंडिडेट्स या जो अभी हाल फिलहाल में भी तैयारी कर रहे हैं उनको, कि परसिवियरेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। परसिवियरेंस एंड कंसिस्टेंसी, किसी भी चीज़ को आप कंसिस्टेंटली करें। अगर मान लीजिए आप सीजीएल कर रहे हैं, यूपीएससी के प्रीलिम्स कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने आज पढ़ लिया 3 घंटे और कल एक भी घंटे नहीं पढ़ा, तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। अगर आप एक ही घंटे पढ़ रहे हैं, आप डेली पढ़ें। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है और परसिवियरेंस। जरूरी नहीं है कि आपको एक बार में ही सफलता मिल जाए। आपको सफलता के लिए हो सकता है एक के बाद दूसरा अटेम्प्ट भी देना पड़े, तो आप इसके लिए भी तैयार रहें। ओके, ये तो दो चीजें ये दो दो चीजें चीजें बता। बहुत इंपॉर्टेंट आपने कही। कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, लगातार रहनी चाहिए। और अगर आपने कंसिस्टेंसी ब्रेक की तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ हो जाएगी आपके प्रिपरेशन के अंदर। लगातार आपको बने रहना है। और इसके साथ मैं ये भी समझ पा रहा हूँ कि आप ये भी बताना चाह रहे हैं कि अगर कुछ सेटबैक्स होते हैं प्रिपरेशन के दौरान या एग्जाम के दौरान, कहने को जैसे लोग कहते हैं कि अरे कुछ असफलता मिली है, कुछ फेलियर हुआ है, तो वो फेलियर नहीं है। हमें लगातार तैयार रहना चाहिए दूसरे अटेम्प्ट के लिए। दूसरा अटेम्प्ट यानी दोबारा से कोशिश हमें करनी चाहिए। सो दीपक, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। एंड अगेन लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस पर्टिकुलर फीट। और मुझे उम्मीद है आगे आने वाले समय में भी आप बहुत अच्छा काम करेंगे, चाहे वो ईपीएफओ में हो, चाहे आप अगर किसी और जगह जा करके काम करें, तो वहां भी आप बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। मैनी मैनी थैंक्स टू यू सर एंड योर टीम एडुटैप। ठीक है दीपक। सो वेरी मच थैंकफुल कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया है। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।